हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का लेके आए हैं, जो आपके वर्ष 2024-25 के लिए है। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विषय सामाजिक विज्ञान का भाग तीन क्या है आपका, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 1 भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को बताएंगे। और ये जो आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2024-25 के लिए बनाई गई है, और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023-24 की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक से 24-25 की पुस्तक में परिवर्तन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा अध्याय आ जाएगा आपका। अध्याय 1 भारतीय संविधान। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, अध्याय 1 भारतीय संविधान का पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। देखिए बच्चों, जो भारतीय संविधान है, जो संविधान लागू हुआ था, संविधान बना था, तो संविधान का जनक किसे माना जाता है। आपका प्रश्न क्या था, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ए नंबर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर महात्मा गांधी और डी नंबर लाला लाजपत राय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या माना जाता था, भारतीय संविधान का जनक माना जाता था। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पढ़िए। संघवाद से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, संघवाद से क्या आशय है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है। ए नंबर देश में एक से अधिक संघों के होने से, बी नंबर देश में एक से अधिक राज्यों के होने से, सी नंबर देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से, डी नंबर देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर देश में एक से अधिक संघों के होने से। संघवाद से आशय क्या है, देश में एक से अधिक संघों के होने से है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। प्रश्न क्या है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। ए नंबर साहित्य ग्रंथ, बी नंबर संविधान, सी नंबर ऐतिहासिक दस्तावेज और डी नंबर संग्रहालय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर संविधान। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। ए नंबर विधायिका, बी नंबर कार्यपालिका, सी नंबर न्यायपालिका और डी नंबर प्रेस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर प्रेस। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, डी नंबर प्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो इसका ए नंबर समानता का अधिकार, बी नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो किसी व्यक्ति को अनाधिकृत यानी अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो वह मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व खालिस्तान सूची में समाहित है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और यहाँ पे आ जाएगा संवर्त सूची, खालिस्तान में क्या आ जाएगा, संवर्त सूची में समाहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में खालिस्तान स्तर पर कार्य करती है। हमारे देश में सरकार खालिस्तान स्तर पर कार्य करती है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 स्तर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। अगला प्रश्न है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे खालिस्तान करना। तो आपका उत्तर में आ जाएगा क्या आ जाएगा, लागू। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। आपका यहाँ प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसदीय शासन पद्धति में खालिस्तान अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जनता। संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इस प्रकार से बच्चों आपका जो रिक्त स्थान के प्रश्न थे वह कंप्लीट होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। प्रश्न क्या है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप उत्तर बता देंगे, किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है।
नंबर 1 न्याय की स्थापना के लिए, नंबर 2 आदर्शों को सूत्रबद्ध करने के लिए, नंबर 3 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो आप उत्तर बता देंगे 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न क्या है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर देखिए, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारिणी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की जरूरत पड़ी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? उत्तर देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने कितने लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तो लगे। तो जो आपका प्रश्न क्या था, भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष में किया गया? तो आप बता देंगे भारतीय संविधान का गठन जुलाई 1946 में किया गया और इसके निर्माण में कितना समय लगा? तो आप बता देंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर देखिए, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तो इस प्रकार संघवाद से तात्पर्य है कि संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी और पंचायत स्तर पर भी सरकारें, इस प्रकार 3 स्तर पर सरकारें होती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है। देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है आपका, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो आप उत्तर बता देंगे, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है? तो उत्तर देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। और आगे क्या पूछा है, कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया? उत्तर देखिए, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से कितने मौलिक अधिकार होते हैं? मौलिक अधिकार 6 होते हैं। और 2 के बारे में समझाने को कहा था, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो संविधान में कहा जाता है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। और फिर अगला अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा या धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों को विभाजन क्यों किया गया? उत्तर देखिए, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा
सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? लिखिए उत्तर। देखिए, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है और चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं, यहाँ खुद की जगह आप क्या लिख सकते हैं? स्वयं लिख सकते हैं। स्वयं चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय एक किसका था? सामाजिक विज्ञान का सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित जो भाग 3 था उसका अध्याय 1 कंप्लीट होता है। यदि देखिए, अब आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या बताए, रिक्त स्थान बताए, सही विकल्प बताए और कुछ जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर बताए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।